गली के आखिरी छोर पर एक बड़ा सा घर खड़ा था। दूर से देखने पर यह घर पक्का, मजबूत और किसी जमींदार के अहाते जैसा लगता, लेकिन जैसे ही पास आते नाक सिकुड़ जाती। और कारण था घर के बिल्कुल पीछे बहता हुआ गंदा नाला। नाले से उठती बदबू दीवारें पार करके घर के हर कोने में समा जाती थी। घर में बैठी सावित्री देवी ने पंखे को तेज करते हुए गहरी सांस ली। भगवान, ये कैसी सजा दे दी है तूने। घर तो पक्का बनाया मगर इस बदबू से जीना हराम हो गया। मम्मी, बदबू तो अब हमारी किस्मत में लिखी है। पिछले महीने 2 बार नाला साफ हुआ, पर 2 दिन में वही हाल। लगता है अब उम्र भर यही सहना पड़ेगा। किस्मत किस्मत मत बोलिए जी, ये तो अभिशाप है। आदमी अपने ही घर में मेहमान बुलाने से डर जाए, इससे बड़ी बदनामी क्या होगी। अरे दीदी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपके रिश्तेदार लाइन लगाकर आने को बैठे हो। सच बताइए तो हमें भी शांति मिल रही है, ना मेहमान, ना झंझट, ना खर्चा। चुप रह तू अंजलि, घर की इज्जत कोई मजाक नहीं होती। जब रिश्तेदार आते हैं तभी घर का सुख दुख बांटने लायक होता है। सभी चुप हो गया। सच यही था, इस घर में किसी को भी बुलाने का कोई नाम नहीं लेता। नाले की बदबू ने सब रिश्तों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अगली सुबह चाय पीते समय रघुनाथ ने धीरे धीरे बात छेड़ी। मम्मी, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, सोच रहा हूँ मामा जी को बुला ले। सालों से रिश्तेदारी निभाई नहीं है। ना बेटा, बिल्कुल नहीं बुलाना। पिछली बार तिवारी जी आए थे, क्या हुआ था याद है? नाक दबाकर भागे और मोहल्ले भर में हमारी हंसी उड़ गई। रिश्तेदारी निभाने से अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। सच कहूं तो मैंने तो कसम खा ली है, इस घर में कभी कोई मेहमान नहीं बुलाऊंगी। शर्म से डूब मरने जैसी बात है। अरे वाह, अगर यही हाल रहा तो हमें शादी ब्याह में भी न्योता नहीं देना पड़ेगा। कितना आराम रहेगा ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। अंजलि, तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं? घर की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। इस बहस के बीच सबके चेहरों पर उदासी थी। सच्चाई ये थी कि वे अपनी ही घर में कैद हो गए थे। एक शाम रघुनाथ का बेटा चिंटू गली में क्रिकेट खेलने गया। हाथ में बैट पकड़ा और दोस्तों को बुलाया। अरे आ जाओ सब, क्रिकेट खेलते हैं। अरे भागो भागो, नाले वाले का बेटा बदबू वाला चिंटू आया है। इसको टीम में लिया तो पूरी गली भाग जाएगी। अरे क्यों चिढ़ाते हो मुझे? मैं बस खेलना चाहता हूँ ना। अरे तू खेलना चाहता है, लेकिन हम तुझसे दूर भागना चाहते हैं। हम तो तेरे घर के सामने से भी नहीं जाते। हाँ, चिंटू आता है तो बदबू साथ लाता है। बच्चों की बातें सुनकर चिंटू की आंखें भर आई। उसने बैट जमीन पर पटका और रोते रोते घर भागा। अंदर जाकर मां रंजना से लिपट गया। मम्मा, मैं भी कभी खेलने नहीं जाऊंगा। सब मुझे बदबू वाला चिंटू कहते हैं। ओ मेरे लाल, किसने कहा तुझे ऐसा? तू तो सबसे अच्छा बच्चा है। रघुनाथ भी पास आया, चिंटू को गोद में लिया। बेटा, लोग चाहे जो कहे, तू मजबूत बन। हम जल्दी ही कुछ करेंगे। हाँ नहीं पापा, हम जब तक इस घर में रहेंगे सब मुझे नाले वाला बदबू वाला ही कहेंगे। अरे बच्चे हैं, थोड़ी शरारत कर ली तो इसमें रोने जैसी क्या बात है। जेठानी जी, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। बस कर अंजलि, तुझे हमेशा मजाक सूझता है। माँ होने का दर्द तू क्या समझेगी। घर का माहौल भारी हो गया। चिंटू का ये घाव अब सबको भीतर से कचोटने लगा। 1 हफ्ता बीता। घर में हलचल थी क्योंकि आज चिंटू का जन्मदिन था। रंजना ने मन में ठान लिया था, चाहे बदबू हो या नाला, वो बेटे का जन्मदिन जरूर धूमधाम से मनाएगी। आंगन में रंग बिरंगी झालरें लगी, कुर्सियां सजाई गई, केक टेबल पर रखा गया। चिंटू देखो बेटा, आज तो पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा, तुम्हें तोहफे भी मिलेंगे। और माँ, अगर सब नहीं आए तो? अरे चिंटू बेटा, ऐसा नहीं सोचते, सब आएंगे। हाँ। समय बीतता गया। घड़ी में 5 बजे, लेकिन दरवाजा चुप। बाहर सिर्फ मक्खियां भिन भिनाती रही। रंजना बार बार दरवाजे तक जाती, झांकती और लौट आती। अरे पड़ोस की शुक्ला आंटी तो पक्का बोल कर गई थी, ये अभी तक क्यों नहीं आई? क्यों आएंगे, सबको पता है यहाँ बदबू से बैठना मुश्किल है। अरे बेटा, अब उम्मीद छोड़ दे। रात तक कोई नहीं आया। कुर्सियां खाली, केक सूख गया। चिंटू ने मोमबत्तियां खुद ही बुझाई और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रंजना वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरा बच्चा किस गुनाह की सजा भुगत रहा है। उसकी जन्मदिन की पार्टी भी बर्बाद कर दी इस बदबू ने। दीदी, ये बदबू हमारी फैमिली की सिक्योरिटी गार्ड है। देखिए, कोई मेहमान नहीं, झंझट नहीं, आराम ही आराम। तेरे लिए ये आराम होगा अंजलि, पर मेरे लिए ये मेरे बच्चे का दर्द है।
तुझ में जरा भी ममता होती ना तो तू ऐसा नहीं बोलती। रंजना के शब्द हवा में भारीपन छोड़ गए। अब घर वालों की सहन शक्ति टूटने लगी थी। 2 दिन बाद सुबह का वक्त, घर वाले नाश्ता कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन हो सकता है? कहीं कोई मेहमान तो नहीं आया? अरे खिड़की दरवाजे बंद करो जल्दी, बदबू अंदर आएगी तो लोग भाग जाएंगे। सबने फटाफट खिड़कियां बंद की। दरवाजे की चौखट से झांक कर देखा तो गुप्ता जी खड़े थे, रिश्तेदार और पुराने पारिवारिक मित्र। अरे भाई दरवाजा क्यों बंद है? हम आए हैं मिलने। सुना था आप लोग बीमार थे। वो गुप्ता जी, दरअसल घर की मरम्मत चल रही है, अंदर धूल है तो अभी मिलना ठीक नहीं होगा। अरे हम तो अपने, ये कैसी बात कर रहे हो? खोलो दरवाजा। भीतर सब चुप थे। गुप्ता जी के घर अंदर आने से पहले घर में फ्रेशनर मारा गया ताकि बदबू उनके नाक को छलनी ना करे। उसके बाद गुप्ता जी को घर के अंदर लिया गया। गुप्ता जी आए, बातें शुरू की। इतने में अंजलि शरारती मुस्कान के साथ खिड़की की कुंडी खोल देती है। खिड़की खुली और नाले की पूरी बदबू बाहर की हवा संग भीतर घुस आई। ए भगवान, ये क्या हाल है? यहाँ तो सांस लेना मुश्किल है। गुप्ता जी बिना और कुछ बोले भाग खड़े हुए। पगली, ये तूने क्या कर दिया? जानबूझकर हमारी बेइज्जती कराई? नहीं मम्मी जी, वो खिड़की तो अपने आप खुली, देखिए ना कितना कचरा अंदर आ गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। हाँ, झूठ मत बोल, तूने ये सब जानबूझकर किया है। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला इसमें मेरी क्या गलती? अब बदबू कहीं ना कहीं से तो आएगी। माहौल गर्म हो गया। अब घर के बड़े बड़े फैसलों की चर्चा शुरू होने लगी। उसी रात रघुनाथ का दफ्तर से फोन आया। उनका बॉस मल्होत्रा लाइन पर था। रघुनाथ जी, इस बार प्रोजेक्ट में आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सोच रहा हूँ आपको प्रमोशन दूं, लेकिन उससे पहले कल हम सब मिलकर आपके घर पर एक छोटी सी पार्टी करेंगे। रघुनाथ का चेहरा उतर गया। हाथ से फोन दबाकर उसने माँ और पत्नी की ओर देखा। मम्मी, बॉस कल घर पर पार्टी करना चाहते हैं, प्रमोशन के बदले पार्टी। हे भगवान, अगर वो यहाँ आ गए तो प्रमोशन तो छोड़ो, आपकी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। ना, बिल्कुल नहीं। कहते घर छोटा है, बीमार है, कुछ भी बहाना बना ले। अरे बदबू के बीच पार्टी होगी तो 1000 मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। उधर फोन पर बॉस इंतजार कर रहे थे। सर, वो घर पर ना थोड़ी दिक्कत है तो क्यों ना होटल में रख लें। क्या तुम्हें अपने ही घर पर बुलाने की औकात नहीं है? ठीक है, सोच लो, लेकिन मैं चाहता था कि फैमिली को भी जानूं। छोड़ो। फोन कट गया। रघुनाथ कुर्सी पर बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर। सब खत्म हो गया, प्रमोशन गया हाथ से। देखा मम्मी जी, इस बदबू ने अब हमारी रोजी रोटी पर भी वार करना शुरू कर दिया। अरे दीदी, इतना परेशान क्यों? एक प्रमोशन गया तो दूसरा आएगा। वैसे भी यहाँ रहोगे तो और बहाने मिलेंगे, और इतना ही है तो क्यों ना इस घर को बेच के कोई दूसरा घर ले ले। अंजलि, खबरदार अगर तूने बेचने की बात की तो। ये घर मेरे पति ने अपनी मेहनत से बनाया है और तू कहती है बेच दो। मम्मी जी, मैं तो बस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रही थी। अंजलि की बातें सुनकर सब हैरान थे, मगर सच भी तो था। गुप्ता जी वाली घटना और ऑफिस की पार्टी के बाद घर का माहौल भारी हो गया था। रंजना चुप रहती, चिंटू चिड़चिड़ा, रघुनाथ सबसे कटा हुआ। पर अंजलि तो जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। हर रोज नया खेल। सावित्री देवी पूजा में बैठी थी, शांति की दुआ मांग रही थी कि अंजलि हंसते हुए सामने आ गई। मम्मी जी, खिड़की खोल दीजिए ना, भगवान को भी ताजी हवा चाहिए। क्यों इन्हें बदबू से वंचित रखे? बिना पूछे उसने खिड़की खोल दी। पूरे आंगन में नाले की दुर्गंध भर गई। सावित्री देवी खांसने लगी। अरे पगली, बंद कर इसे, सांस फूट रही है। अरे मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी हमारी बदबू ही तो हमारी पहचान है, वरना इतना स्पेशल कौन है यहाँ। उसकी बातों से सबका खून खौलने लगा, पर सब चुप रहे। दूसरा दिन रंजना ने थोड़ी देर के लिए आंगन में कपड़े सुखाए। अंजलि ने मौका देखकर बाल्टी भरकर नाले का पानी वहीं गिरा दिया। पूरा आंगन गंदगी से भर गया। अंजलि, तुझसे किसने कहा था ये करने को? बच्चे के कपड़े गंदे हो गए। अरे दीदी, मैं तो बस सफाई कर रही थी। अब अगर सफाई में गंदगी फैल गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? रंजना का दिल रोने को हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। तीसरा दिन चिंटू पढ़ाई कर रहा था, तब अंजलि ने रेडियो जोर जोर से बजा दिया। अंजलि, बच्चा पढ़ रहा है, आवाज धीमी कर। अरे दीदी, घर में बदबू है, उदासी है, थोड़ा म्यूजिक चलेगा तो माहौल हल्का होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे।
पर सच्चाई ये थी कि चिंटू की किताबें बीच में छूट गई। वो रोता हुआ माँ की गोद में जा बैठा। 3-4 दिन लगातार ऐसे ही चलता रहा। हर रोज कोई नया नाटक, कोई नई चाल। ये देखकर कमरे में रंजना ने रघुवीर से कहा, सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ। हाँ बोलो। मुझे ये लगता है कि हमें ये घर छोड़ के दूसरा घर ले लेना चाहिए। क्या कहती हो रंजना? मम्मी के सामने घर बेचने की बात भी मत करना। उस दिन अंजलि ने कहा था, और पता है ना क्या हुआ था? अरे पता है, लेकिन हम कब तक ऐसी बदबू में रहेंगे? मुझसे चिंटू की हालत देख ही नहीं जाती। रंजना की बातें रघुनाथ को सही लगी। उस रात घर में भारी माहौल था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। रघुनाथ बार बार माथा पकड़ते। रंजना की आंखें आंसुओं से भरी। चिंटू एक कोने में सिमटा हुआ। अगली सुबह, मम्मी, मैं सोच रहा था कि कितने दिन इस बदबू में रहेंगे। बहुत परेशानी होती है, अब सहा नहीं जाता। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। यही कि क्यों ना इस मकान को बेचकर कहीं दूसरी जगह मकान ले ले। रघुनाथ की बात सुनकर सावित्री देवी गुस्सा हो जाती है। रघुनाथ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम घर नहीं, अपने बाबूजी को बेचने की बात कर रहे हो। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी तो हमें सोचना ही होगा। हाँ, वैसे भी यहाँ से चला जाना सारी समस्याओं का समाधान भी है। सावित्री सबकी बातें सुनती है और उसे भी लगता है कि सब ठीक कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बहुत हो गया। ये घर हमारा पुश्तैनी है, ये बात सच है, पर अगर इसमें रहकर हमारी इज्जत, सेहत और रोजी रोटी सब खतरे में आ जाए तो क्या फायदा? मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। मम्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। हाँ बेटा, सही कहा तूने। कभी कभी यादों से भी बढ़कर बच्चों का भविष्य होता है। हम कब तक चिंटू की हंसी छीनते रहेंगे? रघुनाथ ने लंबी सांस ली। मम्मी सही कह रही है। ऑफिस में लोग मजाक उड़ाने लगे। अगर यही चलता रहा तो नौकरी भी चली जाएगी। हम नया घर ढूंढ लेंगे, किराए का ही सही, पर सांस तो ले पाएंगे। अंजलि मुस्कुराने लगी। उसकी चाल सफल होती दिख रही थी। 2 हफ्ते बाद सब शहर के बीच नए किराए के घर में शिफ्ट हुए। घर साफ सुथरा था, पास ही पार्क और मार्केट। लगा कि अब परेशानी खत्म हो गई। लेकिन तीसरे ही दिन रंजना ने देखा किचन में झूठे बर्तन का ढेर लगा है और सिंक से बदबू उठ रही है। अंजलि, तूने बर्तन क्यों नहीं धोया? अरे दीदी, थोड़ी आंख लग गई। वो क्या है ना, पुराने घर में तो बदबू की वजह से नींद नहीं आती थी, यहाँ पर तो सुकून की नींद आती है। सब स्तब्ध रह गए। दूसरे दिन सावित्री देवी ने देखा कि अंजलि घर के बीचों बीच गीले कपड़े फैला गई है और पानी टपक टपक कर फर्श गंदा कर रहा था। अरे अंजलि, क्या कर रही है तू? यहाँ कपड़े सुखाए जाते हैं क्या? माँ जी, धूप तो बहुत तेज है, बाहर कपड़े रखूंगी तो फीके पड़ जाएंगे, अंदर ही सुखा देती हूँ। अंजलि की हरकतें धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी थी कि असली गंदगी नाले से नहीं, बल्कि अंजलि की आदतों से आ रही है। नया घर भी अब उसी तरह गंदा और बदबूदार हो गया था। तो क्या मतलब हुआ घर बदलने का? अगर यही हाल रहा तो लोग यहाँ भी भाग जाएंगे। अब अंजलि को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो यह हमें कहीं भी चैन से जीने नहीं देगी। और यहीं से एक नई योजना की शुरुआत हुई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी अंजलि की आदतें जस की तस रही। अब घर वालों को साफ समझ में आ गया था कि असली परेशानी नाला नहीं बल्कि अंजलि है। एक रात जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, रघुनाथ ने धीरे से कहा, मम्मी अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ तो करना ही होगा। हाँ बेटा, हम सबने बहुत सहा। अब अंजलि को खुद अपनी गलती का एहसास कराना होगा। हाँ, अब वक्त आ गया है। अंजलि को उसकी ही चाल का स्वाद चखाना होगा। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अंजलि की सबसे प्यारी सहेली रीना को घर बुलाना। रीना को अंजलि हमेशा दिखावा करती थी कि वो कितनी साफ सुथरी है, कितनी संस्कारी है। अब उसी के सामने उसे बेनकाब करना था। 2 दिन बाद सुबह का समय, अंजलि घर में आराम से सोफे पर बैठी थी और तभी डोरबेल बजी। अरे रीना बेटिया, आओ आओ, अंदर आओ। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अंजलि ने बहुत तारीफ की इस घर की, तो सोचा आज देखने आ जाऊं। अंजलि का चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से उठकर सहेली को गले लगाने दौड़ी। अरे रीना, तो अचानक आ गई। चल अंदर बैठ, देख मेरा नया घर कितना सुंदर है। पर अंजलि को पता नहीं था, उसके खिलाफ साजिश पहले से बन चुकी थी। सावित्री देवी और रंजना ने जानबूझकर घर को और गंदा कर दिया था। किचन में बर्तन के ढेर झूठे पड़े थे। ड्राइंग रूम में कचरे की टोकरी खुली छोड़ दी गई थी। सोफे पर चिंटू के पुराने जूते रखे थे और टेबल पर दाल का बिखरा कटोरा। अंजलि, ये कैसी बदबू है यहाँ? वो बस अभी साफ करती हूँ, तू बैठना।
तू तो कहती थी तेरा घर हमेशा चमचमाता रहता है, यहाँ तो। अंजलि समझ ही नहीं पाई सब कब और कैसे गंदा हो गया। उसने सफाई देने की कोशिश की पर रीना ने बीच में ही बात काट दी। मुझे तो लगता है तुम मुझसे झूठ बोलती रही है, इतने गंदगी तो मैंने झुग्गी में भी नहीं देखी। मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। रीना ने तुरंत पर्स उठाया और बाहर निकल गई। अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रीना के जाने के बाद घर में सन्नाटा फैल गया। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। आप सबने जानबूझकर किया ना, मेरी इज्जत मेरी सहेली के सामने मिट्टी में मिला दी। इज्जत? बेटा इज्जत झूठ और गंदगी से नहीं मिलती। तूने हमें सबके सामने कितनी बार नीचा दिखाया है। अब जो तेरे साथ हुआ वो तेरे कर्मों का फल है। अंजलि, तूने कभी सोचा कि चिंटू का दिल कितनी बार टूटा, हमने कितनी बार अपमान सहा। तू तो चाहती थी कि हम घर छोड़ दे, पर देख जहां भी तू रहेगी वहां गंदगी साथ ही आएगी। अंजलि जमीन पर बैठ गई। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा था। हाँ, गलती मेरी थी। मुझे लगा था मैं सबको परेशान करके अपनी मर्जी मनवा लूंगी, पर असली शर्मिंदगी तो मुझे ही मिली। अंजलि के आंसू देखकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गया, पर सच ये था कि अब सब थक चुके थे। अंजलि, तेरी माफी अपनी जगह, पर अब इस घर में रहना नामुमकिन है। मकान मालिक बार बार शिकायत कर रहा है और हमारा पुश्तैनी घर वो भी अब गिरने की हालत में है। हमें वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो घर, वो जमीन तेरे बाबूजी की यादें थी, पर शायद किस्मत में यही लिखा था। माँ जी, यादें दिल में रहती है, घर कहीं भी हो। अगर हम सब मिलकर रहे तो वही असली घर होगा। सावित्री देवी ने चिंटू को सीने से लगाया। सबकी आंखें भर आई। कुछ ही दिनों में उन्होंने छोटा सा नया मकान लिया, सादा पर साफ और शांत। अंजलि भी बदल चुकी थी। चेहरे की अकड़ अब अपनापन बन गई थी। बेटियों, घर बड़ा हो या छोटा, साफ हो या साधारण, अगर दिल साफ हो तो वही घर मंदिर बन जाता है। हाँ मम्मी जी, अब मैं समझ गई हूँ। असली नाला बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गंदगी होती है। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया, और अंजलि उससे पहली बार सिर झुकाकर कहा, अब मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि घर की इज्जत घर वालों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन के बाद घर छोटा ही सही, पर उसमें प्यार और सम्मान की खुशबू बस गई। और नाले के किनारे वाला अतीत, वो तो सिर्फ एक सबक बनकर रह गया।